सिटिंग अरेंजमेंट, नाउ दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स किए थे उन टॉपिक्स में क्या था कि इफ यू नो, इफ द थिंग्स हिट यू, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर नहीं समझ, अगर नंबर सीरीज का लॉजिक समझ में आ गया तो बेटा वो सवाल आपसे 5 सेकंड में सॉल्व। अगर लॉजिक नहीं समझ में आया तो शायद 5 घंटे में भी सॉल्व। But here, the thing is, you have to make it a habit of reading between the lines. You have to read. You have to make a habit of reading between the lines. क्योंकि यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली दी होगी और कई सारी इंफॉर्मेशन आपको इनडायरेक्टली दी होगी। This chapter forms the basis of another very important chapter of your syllabus, that is puzzle test. This chapter forms the basis of puzzle test. अगर ये चैप्टर आपको एकदम क्लियर है, if this chapter is crystal like clear to you, my dear friend, then you will be a master of puzzle test. करना कुछ नहीं, करना कुछ भी नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, then at that time I will tell you, you have to do nothing, nothing, कुछ नहीं करना है। But the thing is, you have to utilize the information. अब यहाँ पे 2 टाइप की इंफॉर्मेशन दी है। एक इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, दूसरी इंफॉर्मेशन दी होगी जो कि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी होगी, जिसको आई ऑल्सो कॉल रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन के बीच में जो लिखा हुआ है उसको समझो। इन्फ्रेंस, ट्राई टू ड्रॉ सम इन्फ्रेंस। फॉर एग्जाम्पल, if I'm telling you a statement, if I'm telling you a statement, A is not equal to B, that means there will be 2 conclusions. First conclusion is either A is greater than or A is less than B. अब यहाँ पे अगर आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि if I have said A is not equal to B, in that case you will straight away write, okay, A is not equal to B, that means A is greater. You are correct, but you are partially correct. अगर आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि A is not equal to B, that means A is less than B. That case also you are correct, but you are partially correct. So in order to be fully correct, you have to draw 2 conclusions. One will A is greater than, either A is greater than or A is less than B. इस टाइप की चीजें आपको यहाँ पे इस चैप्टर को सॉल्व करते हुए इस टाइप की चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। You have to be highly cautious in this chapter. दूसरी चीज, why this chapter is important, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 5 मिनट का समय देते हो, you are straight away getting 5 marks. क्योंकि इस चैप्टर की या पजल वाले चैप्टर की या जो भी ऐसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, उन चैप्टर्स की, उन क्वेश्चंस की एक खास बात है कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही है, आपके सारे क्वेश्चन, that is a for granted. अगर आपका एक क्वेश्चन सही है, आपके सारे क्वेश्चन सही है, unless you are so intelligent that आप चीजों को जानबूझ के करें। Otherwise, in 99.999% केसेस, अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपके सारे क्वेश्चन, that is first thing. Second thing is, these questions are highly skilled. Why I'm saying these questions are highly skilled? Because in questions you have to apply this. You have to apply your head. Why I'm saying you have to apply your head here? Because coding, decoding, numbers, missing number figures, you can't apply your head. ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर का डिफरेंस हो सकता है, प्लस करके आएगा, माइनस करके आएगा, ठीक है। इफ यू कैन सी द थिंग्स, वो चीज आपकी स्ट्राइक कर गई तो कर गई, नहीं की तो घूमते रह जाओ। कई क्वेश्चंस आप लोग कैसे थे जो आप लोगों ने भेजा था मेरे को टेस्ट से पहले, इवन इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट हाँ, by God's grace somehow I was able to solve those questions. Otherwise, I don't know how I would have faced you. But yes, by God's grace, I was able to solve. But उन questions को नहीं,
अगर तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ठीक है। बट ये ऐसा यहाँ पे ऐसा यहाँ पे दिमाग लगाओ, सवाल सॉल्व करो, मार्क्स लो, सिलेक्शन लो, बस सिंपल सी बात। दैट इज व्हाई आई रियली लाइक। और इस टॉपिक पे आज तो टुडे आई हैव ओनली वन क्वेश्चन फॉर दिस, बट नेक्स्ट टर्न पे आई विल गिव यू गाइस ए टेस्ट, बट नॉट ए टेस्ट बट ए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट टुमारो। कल दूंगा या परसों दूंगा, जब भी दूंगा, दैट विल बी ए प्रैक्टिस सेशन फॉर दिस सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इस टाइप पे जितने क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा रहेगा। टुडे वी हैव वन क्वेश्चन दैट विल एक्सप्लेन हाउ द थिंग्स विल गो, बट उससे पहले कुछ छोटी छोटी थ्योरीज हैं दैट वी शुड रीड। लेट अस टॉक अबाउट द थ्योरी। क्या है थ्योरी सर? थ्योरी में ये है, द क्वेश्चन ऑन सिटिंग अरेंजमेंट are regular feature of almost every competitive exam. This is there. In this type of question, you have to arrange the group of person fulfilling a certain condition. आपके पास एक ग्रुप दिया होगा, कैसा ग्रुप दिया होगा? PQRS are 4 persons sitting on the in a round circle. तो आपके पास कुछ कंडीशंस भी होंगी, जिन कंडीशंस के हिसाब से आपको पर्सन्स को अरेंज करना पड़ेगा। Now here there are 4 type of arrangements or 4 type of things are possible. Pehla thing is, the first type of arrangement is linear arrangement. What is a linear arrangement? Here the persons are arranged linearly, that is in a straight line, और उसमें जो है स्ट्रेट लाइन में बैठे होंगे इस तरीके से। और आपको जो है, आपके पास ये लिखा होगा कि लेफ्ट एंड में ये है, राइट एंड में ये है, मिडिल में ये बैठेगा, और इस टाइप से आपको कुछ चीजें आपको अरेंज करनी पड़ेगी। दैट इज टाइप नंबर। डबल रो अरेंजमेंट मतलब यहाँ पे पर्सन्स का 2 ग्रुप होगा जिनको आप 2 रो में देखोगे। एक रो ये हो जाएगा L1 या R1, दूसरा रो ये हो जाएगा L2। अब इन पर्सन्स को आपको इस तरीके से बैठाना पड़ेगा। सो दिस इज द डबल रो अरेंजमेंट। नेक्स्ट इज सर्कुलर। अब बेटा सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है? सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होगा? अभी तक तो आपने पर्सन्स को स्ट्रेट लाइन में बैठाया था, अब वो क्या बोलेंगे कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद स्ट्रेट लाइन, आप इन पर्सन्स को जो है सर्कल में बैठा दो। ठीक है सर, बैठा देंगे सर्कल में। अब सर्कल में बैठाने वक्त एक बात को ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है? यहाँ पे 2 केसेस आते हैं। एक केस आता है फेसिंग द सेंटर और दूसरा केस आता है फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कहने का क्या मतलब है? सपोज करो आपके घर पे एक डाइनिंग टेबल या एक सर्कुलर टेबल होगा, भाई सबके घर पे आपके घर पे भी होना चाहिए। आप लोग सारे के सारे लोग अगर सर्कल के सेंटर को देखते हुए बैठ रहे हैं तो दैट विल कॉल्ड एज द फेसिंग द सेंटर। लेकिन अगर मान लो आपकी चेयर इस तरीके से है, इस तरीके से है सबकी चेयर, तो दैट मीन्स यू गाइज आर फेसिंग द सेंटर ऑफ। बट सपोज करो कि आपकी जो चेयर है, सपोज करो आपकी जो चेयर है वो इस तरीके से हो जाती है, सॉरी, आपकी जो चेयर है हाँ इस तरीके से हो जाती है। दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड, व्हाट इट इंडिकेट्स दैट आप लोग सेंटर की बाहर, आप लोग सेंटर की तरफ नहीं देखते। योर बैक इज फेसिंग द सेंटर, your back is facing the center, your front is not facing the center. So these are the 2 cases these are the 2 cases of circular arrangement. Most of the questions in your stage they will be they will be on the logic that you guys are facing the center of the table at your stage, most of it. लेकिन कहीं पे अगर डिफरेंस होगा तो they will specifically mention पहली चीज। दूसरी चीज, in most of the questions of circular arrangement, they will mention that whether the person is facing the center of the table or is facing away from the center. दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि unless and otherwise mentioned, अगर कहीं पे specifically mention नहीं किया गया तो आप that will mean that इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला whether the persons are facing the center or they are not facing the center.
चौथी चीज ये कि अगर जहां पे मेंशन कर दिया है कि दे आर फेसिंग द सेंटर, तो फिर आपको फेसिंग सेंटर को ही फेस करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा मेंशन किया है कि दे आर नॉट फेसिंग द सेंटर, तो आपको सेंटर को नहीं फेस करवाना पड़ेगा। अब बात यहाँ ये आती है बेटा कि इसमें डिफरेंस क्या है। सर डिफरेंस क्या है, सेंटर को फेस करो या ना करो, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आएगा, क्या आएगा आगे बताऊंगा, अभी बस इसको इतना समझिए। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सर्कुलर अरेंजमेंट। यहाँ पे दो टाइप की चीजें आएंगी। एक आएगा कि द पर्सन इज सिटिंग ऑन द एज, यहाँ पे। दूसरा आएगा द पर्सन इज सिटिंग ऑन द सेंटर। सेंटर पे मतलब द पर्सन इज सिटिंग ऑन द सेंटर, यहाँ पे center of the edges. So this type of case will be there. So the person is sitting on the edge, the person is sitting on the center. अब इसमें कई टाइप के वेरिएशंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा बोल देंगे कि इन ए ग्रुप देयर आर 4 गर्ल्स 5 बॉयज, और इस तरीके से उनको बैठाना है कि द बॉयज कैन नॉट सिट टुगेदर, द गर्ल्स कैन नॉट सिट टुगेदर। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस दे विल मेक दैट ए कैन नॉट सिट विद बी, B cannot sit with C, C and D will always sit together। इस टाइप की वेरिएशंस आपके पास आएंगे। जैसे जैसे वेरिएशंस आएंगे, we will keep on dealing with the variations। So I will just have a look at the okay। So अब भाई सिटिंग अरेंजमेंट के इट इज द क्वेश्चन ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन अभी हम लोगों ने, जो कि टॉपिक अभी हम लोगों ने नहीं किया है। So it is a question of Venn diagram. Okay. So now the thing is, now we are discussing about which tricks होती है sitting arrangement के टॉपिक में, या कुछ चीजें होती है जो हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है भाई देखो, why this topic is important, as I have already told you, this topic is asked in a block of 4-5 questions। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन भी होगी और उसके बाद कुछ 4 से 5 सवाल पूछे जाएंगे उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। अब यहाँ पे दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। पहली इंफॉर्मेशन, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज क्लियरली मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्लियरली मेंशन होती है, दूसरी होती है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है सर? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के बाद आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि डिफरेंट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके मिलती है। दीज टाइप ऑफ कनेक्टेड इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्टेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे तो क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। अब अगले 5 से 7 मिनट में या शायद अगले 10 मिनट में we will deal about few standard things। अब देखो क्या होता है जो कि समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन लीनियर अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो लीनियर अरेंजमेंट में अगर इन्होंने बोला कि देयर आर 5 persons which are sitting facing north, अगर 5 आदमी हैं जो कि नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स वी विल अरेंज द पर्सन्स लाइक दिस। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि दिस विल बी देयर फेस एंड दिस विल बी देयर बॉडी, दिस विल बी देयर फेस, दिस विल बी देयर बॉडी। अगर यहाँ पे चेयर है तो दे आर सिटिंग लाइक दिस। यहाँ पे मान लो अगर चेयर है तो दे आर सिटिंग लाइक दिस। सो इस तरीके से ये पांचों पर्सन जो है बैठे हुए। अब यहाँ पे नॉर्थ लेफ्ट ईस्ट वेस्ट की अगर हम बात करें तो अगर मुझसे बोला गया है, सपोज करो ए, आई एम जस्ट नेमिंग द पर्सन ए बी सी डी एंड ई। सपोज करो आपके पास स्टेटमेंट्स कैसी कैसी आएंगी। द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी सी इज इन द मिडिल ऑफ द रो। सी हो गया थर्ड पर्सन, छोड़ो यहाँ पे तो कोई बात नहीं, 5 ही देते कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है डी इज एट द एक्सट्रीम एंड। नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। इफ द स्टेटमेंट इज ई इज एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड, इसका मतलब ये हुआ मेरे
knows there will be two conditions possible. Extreme end मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. They have not mentioned whether it is extreme right or extreme left. एक्सट्रीम राइट होगा कि एक्सट्रीम लेफ्ट होगा ये मुझे आगे पता चले. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, इस केस में आप क्या करोगे, you should make a rough sketch in your mind, or not in your mind, you should make a rough sketch. In that rough sketch what you will have is there can be two positions of E. Either the E position of E will be this one or the position of E will be that one. Ideally what the persons who improve their speed a lot in this type of questions, what they do is they don't make any inference with this statement, because आप यहां से दो केस बनाओगे, दो में से एक केस आपका रिजेक्ट होना ही होना है. यहां पे इस केस को वो अभी छोड़ देंगे. They won't make any inference with this statement. What they will do is they will read the next question, next statement आपका कैसे होगा, D is sitting at the immediate left of E. ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, E is at the extreme end. नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा D is immediate left of E. Now what it will mean, अगर आपने E को यहां पे बैठाया होता तो E के इमीडिएट लेफ्ट पे D तो हो ही नहीं सकता था ना बेटा. E के इमीडिएट लेफ्ट पे तो D हो ही नहीं सकता. तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. So my only case will be this. बात समझ में आई? So this is how you can increase your speed. आप दो टाइप के लोग होंगे. एक टाइप का आदमी ये होगा जो इस कंडीशन से इस स्टेटमेंट से दो कंडीशन बनाएगा. दूसरा पर्सन ये होगा जो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को मिला के एक कंडीशन बनाएगा और आगे बढ़ेगा. So what will happen? The speed of second type of person will be more than the speed of first type of person. And reasoning, as I had told in the first class already, it is a matter of speed. A 6th class student and a graduate from and a postgraduate from IIM, they both have the same IQ level as far as reasoning is concerned. But the only difference is a 6th class student can take 1 hour to solve the question, whereas a graduate from IIM Ahmedabad, he will take just 30 seconds to solve. That is the only difference. So I am working on increasing your speed. So how you will increase your speed? This can be one of the way of increasing your speed. ठीक है? तो अभी तो हम लोगों ने बात की the persons are facing the north. तो facing the north में ये left हो जाएगा, ये right हो जाएगा. Somebody was saying something. Raji, just send me the question. I will just look the question and then I will see. Okay. Section what you didn't understand. Can you please repeat? क्या नहीं समझा? Section please repeat. See, here there are condition by condition. आपको condition by condition आपको चीजों को डील करना होगा. पहला स्टेटमेंट जो आपके पास दिया होगा, A is 5 persons are sitting in a row facing the north. तो वो तो आपने बना दिया. पहला स्टेटमेंट आपके पास होगा E is sitting at the extreme end. Now there are two extreme ends. एक एंड यहाँ, एक एंड यहाँ, एक एंड यहाँ, एक एंड यहाँ. There can be two extreme ends only. अब दूसरा ये होगा D is sitting immediate left of E. Now here अगर आपका E यहाँ पे है तो बेटा D तो immediate left पे होगा ना यहाँ. That is not possible क्योंकि लोग तो टोटल 5 ही थे ना. In that case my E will be here and my D will be here. This is what you have. This is how you have to deal with the question. ठीक है, चलो.
one person can also come between the two. हाँ आ सकता है. So we will deal with these things case by case. Actually, I have just erased the thing. So we will deal with it when the question. Next thing is, अगर आपको बोलता है the persons are facing the south, in that case ये हो गया इस तरीके से. I will just eraser. In that case, the chair will be like this, and now they are facing the south. अब जब south को face कर रहे थे, यहाँ पहले केस में ये लेफ्ट था, ये राइट था. अब दूसरे केस में ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा. That is the only difference here. ठीक है. तो नॉर्थ को जब फेस करेंगे तो वहां पे जो केस होगा, साउथ को जब फेस करेंगे वो जस्ट उसका उल्टा. केस बाय केस you can decide. Although I personally think the questions in which they are facing the south, that is comparatively a tough question. In that case, you have to rotate your paper, or you have to do some imagination. They comparatively become a tough question. But okay, there is not that difficult. They are easy. यहाँ पे बस उल्टा हो जाएगा, right left हो जाएगा, left. That is the thing. Next is सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें हम लोग. सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं. बेटा देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कि कहां से स्टार्ट करें. क्योंकि अगर मान लो आपसे बोला गया कि देयर आर 6% हु आर सिटिंग इन दिस. ठीक है सर. तो आपने क्या किया, सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है. तो आपने अपना थोड़ा सा मैथमेटिक्स का दिमाग लगाया और आपने 6 लोगों को बैठा दिया. इस तरीके से आपने 6 लोगों को बैठा आपने बैठा दिया 6 लोगों. ठीक है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कहाँ से स्टार्ट करें. यहाँ मैंने 6 को बैठाया, 8 को बैठाया, 6 को बैठाया. अब यहाँ प्रॉब्लम यह है मैं कहाँ से स्टार्ट. डिफरेंट पर्सन्स हैव गिवन डिफरेंट लॉजिक्स हियर. कोई बोलता है कि मिडिल से स्टार्ट करो, कोई बोलता है टॉप से स्टार्ट करो, कोई बोलता है बॉटम से स्टार्ट करो. माय पॉइंट, you can start from anywhere. जहां से स्टार्ट करना वहां से करो. तो उसमें क्या होगा, कंफ्यूजन कहाँ आएगा. 6% आर सिटिंग इन ए रो, और मान लो किसी PQRS TU आर सिटिंग इन ए रो, और उसके बाद पहला स्टेटमेंट है P is opposite to R. अब आपके पास प्रॉब्लम क्या आएगी, आप P को कहाँ रखोगे और R को कहाँ रखोगे. The problem that you face is, ठीक है, P is opposite to R, that I know. लेकिन मैं P को यहाँ रखूं, R को यहाँ रखूं, या R को यहाँ रखूं, P को यहाँ रखूं, या P को यहाँ रखूं, R को यहाँ रखूं, या वाइस वर्सा. तो there will be total 12 cases. And my point is, it won't make any difference. आप P को यहाँ रख दो, R को यहाँ रख दो, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, it won't make any difference. आप P को यहाँ रखो, R को यहाँ रखो, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ. पहली. दूसरी चीज ये, the second thing is, suppose करो your P is sitting here and it is facing the center. यहाँ पे ये arrow बता रहा है कि all of them are facing the center. तो this will be his right, this will be his left. अगर आगे बोलता है कि Q is sitting immediate right of P, that means my dear friend Q की पोजीशन ये होगी. अगर इसमें बोलता है कि Q is sitting immediate left of P, that means my dear friend Q की पोजीशन ये होगी, क्योंकि P से P के रेफरेंस में this is left and this is right. This is what you should understand while solving this type of question. कि किसी पर्सन के रेफरेंस में क्या लेफ्ट है, क्या राइट है, वो लोग किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं. सम ऑफ देम आर फेसिंग द सर्कल, सम यहाँ पे आपके लेवल पे ऑल ऑफ देम विल बी फेसिंग द सर्कल. उस केस में कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड. ठीक है, आगे बढ़. What it doesn't matters, I don't know what it doesn't matter here. Okay, and माइनस क्या समझ में नहीं आया बेटा, प्लीज इस टाइप से मत लिखा करो, समझ में नहीं आया. ये बताओ क्या लिखा, क्या समझ में नहीं आया, बस बताइए.
So I was just telling you. सी काफी चीजें आपको आपको समझ में आएगी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तब काफी चीजें समझ में आएगी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे if the person is facing the center, if the person is facing the center, in that case the direction will be like this. ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। इसके रेफरेंस में ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। इसके रेफरेंस में ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। इसके रेफरेंस में ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। सिमिलरली इसके रेफरेंस में ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। Next is now the situation is just reversed. Now the persons are not facing the center. They are sitting like this. They are sitting like this. In that case, what will happen? That the left and right of the previous case will get changed. The left and right of the previous case will get changed. So this is how. अब यहाँ पे एक और टर्म आता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जैसा कि हम लोग जानते हैं घड़ी जो है इस डायरेक्शन में चलती है, दिस इज क्लॉकवाइज, और इफ द डायरेक्शन इज उल्टा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आर जस्ट द टू टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इफ द घड़ी इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, if you're talking in the direction of घड़ी, if you're talking in the direction of clock, then it will be called as clockwise. If you are talking in the direction opposite to the direction of clock, then it will be called as anti-clockwise. So it will be given. It will be given. चलो, अब जो है this was all about side area in the center. Side area मतलब what is the meaning of side area, my dear friend? Can you please explain? चलो, आप लोग बोल रहे थे क्वेश्चंस करवा दो सर, क्वेश्चंस करवा दो सर। So this is the question. The question is 11 friends M N O P Q R S T U V and W are sitting in the first row of a stadium watching a cricket match. उसके बाद ये चार कंडीशंस हैं, चार कंडीशंस के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। Questions I won't show you, I just want you guys to frame the conditions according to the to frame the conditions, to frame the sitting arrangement। एक बार सिटिंग अरेंजमेंट बन गया तो क्वेश्चंस तो सारे के सारे हो जाएंगे। आराम से करो, be patient, you guys have full 5 minutes for solving this question, so try this question, I'll get back to you after 5 minutes. They will also check what is the mistake. चलो देखो मेरे पास इस स्टेटमेंट में, हाँ बताइए, बताइए। Sir, I got my mistake, sir. I thought N means these are two different statements. I thought like Okay, N is to third to the left of S and V is immediate neighbor of M. I thought they are two different things. चलो ठीक है, just rectify it and I will just explain the question. अब देखो जब मैंने चारों स्टेटमेंट्स को देखा, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो आई स्टार्टेड रीडिंग द स्टेटमेंट्स। आप लोगों को पता नहीं किसी ने कोई, आप लोग में से मैच देखते हो कि नहीं देखते हो, when महेंद्र सिंह धोनी यूज्ड टू स्कोर 6 या 4, तो सबसे पहले वो फील्ड देखते थे, वेयर द फील्डर्स आर, या जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सहवाग, जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स हैं सबसे पहले फील्ड देखते हैं कि वेयर द प्लेयर्स आर प्लेस्ड। तो आई ऑल्सो लुक एट द स्टेटमेंट्स केयरफुल। पहले स्टेटमेंट के बाद जब मैं पास किया, T is to the immediate left of P and third to the right of P. अब यहाँ पे the problem with this statement, I can start my question with this statement also, but the problem with this statement is I don't know the position of P, I don't know the position of P, and I don't know the position of Q. I will have 11 different cases here.
That is the problem. So I have rejected this option. This is statement. Second statement के पास में गया. Again I am having the same problem. कि I don't know from where I have to start. ठीक है, ये मुझे पता है, लेकिन B की पोजीशन मुझे नहीं पता है, M की पोजीशन मुझे नहीं पता है, N की नहीं पता, S की नहीं पता. मुझे किसी भी फ्रेंड की पोजीशन नहीं पता है. नेक्स्ट थिंग इज, जब मैं थर्ड स्टेटमेंट के पास गया, थर्ड स्टेटमेंट के पास जाने से पहले एक चीज मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि दे आर फेसिंग नॉर्थ और दे आर फेसिंग साउथ. दैट इज, दिस क्वेश्चन विल बी immaterial of the fact whether they are facing north or they are facing south. अगर आप इसको, ये जो कर्व लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द स्क्रीन, और मेरे हिसाब से ये लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं एंड दे आर फेसिंग दिस स्क्रीन. अगर आप इसको उल्टा कर देते और आप इनको इस तरीके से बैठाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बस पैटर्न जो है वो उल्टा जाता, RPTOU हो जाता, लेकिन यहाँ पे QW आया है. सो यू कैन डू एनीथिंग. तो मैंने क्या किया, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं, हाँ बोलिए सर, बट बोलिए बोलिए. सर, पेस्ट इज सेकंड अब राइट अब ओ ना. तो P जो है O के सेकंड राइट में ही तो है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? What is the problem? Tell me. चलो, तो मैंने इस तरीके से डिसाइड किया कि आई विल अरेंज माय स्क्रीन लाइक दिस, और यहाँ पे जो है ये सारे के सारे स्क्रीन को फेस करेंगे, दैट इज दे आर फेसिंग टू द नॉर्थ. फर्स्ट थिंग, दिस इज व्हाट आई हैड टू डिसाइड बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट सेइंग. Now I will start reading the statements. पहली दो स्टेटमेंट से मुझे कुछ नहीं मिला. Now I will go to the third statement. My third statement is saying M is second to the right of Q. Okay, M जो है वो Q के second right में है, and who is at one of the end. Q जो है वो one of the ends पे है और M जो है उसके second right पे है. Now there are two ends possible. एक एंड ये वाला है, एक एंड ये वाला है. अगर मेरा Q यहाँ पे बैठता तो M उसके राइट पे नहीं हो सकता था, M उसके लेफ्ट पे. तो that is why my position of Q is defined, my position of M is defined. So this will be my opening statement of the question. My opening statement of the question is Q एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो गया, M जो है उसके सेकेंड राइट पे हो गया. नाउ आई विल गो टू द सेकेंड स्टेटमेंट अगेन. व्हाई आई विल गो टू द सेकेंड स्टेटमेंट अगेन माय डियर फ्रेंड, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट M. और यहाँ पे मैंने M को लिंक किया था, यहाँ पे मैंने M को बैठाया था. अगर मेरे पास कोई और स्टेटमेंट होता जिसमें Q के बारे में बात कर रहे होते तो हम उस स्टेटमेंट में आ सकते. तो इसीलिए मैं सेकंड, इस स्टेटमेंट नंबर सेकंड के पास गया. नाउ स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज सेइंग V is the immediate neighbor of M and N and third to the left of S. अब देखो भाई, M की पोजीशन मुझे पता है, M का इमीडिएट नेबर कौन हो सकता है? या तो W होगा या तो B होगा. So there are two positions of B that is possible. But the next thing is V is the immediate neighbor of M and N. Now this cannot be the position of B because यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरा Q बैठा हुआ है. तो एक ही पोजीशन बचती है, तो ये पोजीशन B की आ गई. दिस इज द डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दैट यू आर बीइंग गिवन एंड दिस इज द इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन. सिंस B इज द नेबर ऑफ M एंड N, तो B के बाजू में ही N बैठेगा. So this is the indirect information that I got. So now we have two positions. हमने एक Q की पोजीशन डिसाइड कर दी, M की पोजीशन डिसाइड कर दी, B की पोजीशन डिसाइड कर दी और N की पोजीशन डिसाइड कर दी. अब हम जाएंगे अगले स्टेप. T is to the immediate left of P and third to the right of U. अब मेरे को एक ऐसे U की पोजीशन ढूंढनी है जिसके थर्ड राइट में P बैठा हो. अब देखो यहाँ पे MVN ये तो अपन डिसाइड कर चुके थे.
ये हमें पता था। तो मेरा जो P है, P is to the immediate left of P, which is third to the right of U. Now I have to decide the position of U. Either my U can be here or my U can be somewhere. अगर मैं U को यहाँ पे रखता हूं तो उसके थर्ड राइट पे P होना चाहिए। तो U से अगर सपोज इफ आई एम पुटिंग माय U हियर, 1 2 3, यहाँ तो ऑलरेडी N बैठा हुआ है, इसका मतलब जानते हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि दिस कैन नॉट बी द पोजीशन ऑफ U। अब U की पोजीशन यहां से कहीं भी हो सकती है। U के थर्ड राइट पे P is to the left of T is to the left of P, and which is to the and third right of U. तो U के थर्ड राइट पे T होना चाहिए। तो U की पोजीशन या तो यहाँ हो सकती है, या तो यहाँ हो सकती है, या तो यहाँ हो सकती है। लेकिन अब कहाँ पे होगी? I took the position of U as this one, और U के थर्ड राइट पे मैंने T को बैठा दिया। ठीक है, थर्ड राइट पे T को बैठा दिया, इससे बैठा दिया बेटा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेता तो भी मेरा बात बन सकती थी कि P मेरा यहाँ होता और T मेरा यहाँ होता, बट अगेन मेरी R वाली कंडीशन नहीं वेरीफाई हो रही थी। क्या नहीं वेरीफाई हो रही थी? R इज सिटिंग टू द नेक्स्ट राइट ऑफ P। तो P जो है मेरा यहाँ पे होगा, R मेरा यहाँ पे होगा, और क्या बचा? तो सारी चीजें मेरी हो गई, एंड P is second to the right of O. O के second right पे P आया, तो all the conditions of mine are satisfied. The whole question was silent about W. तो W की एक पोजीशन बची थी, मैंने W की पोजीशन लाके यहाँ पे फिक्स कर दिया। This is how the question is solved. अब जब ये क्वेश्चन बन गया, what if friends are watching in opposite direction? कोई बात नहीं, आप इसको उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो आपकी कंडीशन, आपका जो अरेंजमेंट है, दैट विल बी जस्ट रिवर्स्ड। आप उल्टा करके कर सकते हो। आपने स्क्रीन यहाँ लगाया, आप स्क्रीन यहाँ लगा दो, आपकी चीजें, आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट, बस और कुछ नहीं। सो विद द अरेंजमेंट दैट वी डिसाइडेड, Q M B N U S O T P R, we will solve the questions. The arrangement is Q. Let me copy it from the chat. The arrangement was Q W M B N U S O T P R. Q W M B N U S O T P R. I think that is the thing. U S O T P R. OTPR। अब पहला क्वेश्चन, हु इज सिटिंग इन द सेंटर? 11 लोग हैं, छठा पर्सन सेंटर पे होगा, 1 2 3 4 5, यू विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एस? एस के राइट में कौन लोग बैठे हुए हैं? एस के राइट में कौन से हो गए? OTPR. Now OTPR's option number 2 is the correct answer of this question. Next question is, which of the following statements is true with respect to the above arrangement? W is between M and B. एक बार पीछे चल के देख लेते हैं। नहीं, पीछे चल के क्यों देखते, चैट में देख लें। W is between M and B. W is between M and B. क्या है वो? W is between M and B. No, this is wrong. W is not between M and B. Next is there are 3 persons between P and S. आप लोग अपना अरेंजमेंट देख लीजिए। I'm not going to write that arrangement again. There are 3 persons between P and S. Now this is correct. This is correct because S के बाद OTP था ना, SOTP इसके बाद R था ना। So there are 3 persons between P and S. So this statement will be correct. अब एक स्टेटमेंट मिल गया, उसके बाद आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लो। Only 2 persons are sitting between. 2 persons are there. Only O and T.
Okay. I'm sorry. I'm extremely. S और P के बीच में there are only two persons O and P. Yes, I'm extremely sorry with that. क्योंकि कई बार flow में ऐसा हो जाता है. Next is N is between V and U. N जो है वो V और U के बीच में लाई करता है. Now this statement is absolutely correct क्योंकि हमारा जो ऑर्डर था वो V and U था. V and U S इस तरीके से हमारा ऑर्डर था. तो N is lying between V and U. So this statement the correct statement. I extremely apologize for this mistake. So this statement is the correct statement. Next question. Who is the immediate neighbor of T? अब जब immediate neighbor of T बोलता है, that means you have to tell the left and the right. तो अगर मैं बोलूं the arrangement was S O T P R. Immediate neighbor of T कौन से हैं? एक P है, एक O है. So this will be my correct option. This will be my correct answer. Next question. If Q and P, O and N, M and T, W and R interchange their position, then कौन end में बैठेगा? कौन end में बैठेगा? कहने का मतलब है the correct order is wait. The order was now this is interesting. Q W M V N U S O T P R. Now the thing is, if Q and P interchange their position, यानी कि एक बार इस तरीके से बना लेते हैं so that you don't have to write the things again. Q and P interchange their position. That means let me change the color. That means this one is becomes P. This is becoming Q. Next is O and N interchange the position. यहाँ पे O आ गया, यहाँ पे N आ गया. T and M and T interchange their position. यहाँ पे T आ गया, यहाँ पे M आ गया. इस क्वेश्चन को और W and R interchange their position. यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे W हो गया. Now who will be sitting at the end? तो end पे कौन कौन बैठ रहा है? P और W. So the correct answer will be here P and W. This question can be done very quickly. कैसे कर सकते हैं आप quickly? एक एक को अरेंज करवाने से अच्छा आप very quickly कैसे कर सकते हो? पहली लाइन से तो आपको मिल गया कि Q and P are interchanging the position. Q and P पहली लाइन से तो आपको ये मिल गया कि Q की जगह पे P आ गया. अब आप ये ढूंढो कि आपके ओरिजिनल में R था. जाओ यहाँ पे R किसके साथ पोजीशन चेंज कर रहा है? W के साथ. So R यहाँ पे आ गया, W R की पोजीशन पे आ जाएगा. So the correct answer of this question is Q and W. This is the level of thinking that you have to do. You don't have to arrange. You don't have to interchange the position of everyone. दो का करो, जिससे मतलब है उसका करो. आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए Q की जगह पे कौन बैठा है सर और R की जगह पे कौन बैठा है. देख लो ना, Q की जगह पे कौन आया? P आया. R की जगह पे कौन आया? W आया. बस खत्म क्वेश्चन. That is why I say that these questions are interlinked. एक क्वेश्चन सही होगा, सारे क्वेश्चन सही होंगे. एक क्वेश्चन गलत हो गया तो सारे गलत. ठीक है. So I have deliberately selected. Yes, we don't have. We have no need to solve this. This I have already told that we don't have need to do like that. You can directly assume कहाँ पे change हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है. So you can do this. You can do this. So I have deliberately selected only one example just to tell you how to do the questions, and what is the importance of this topic. The topic is over theoretical, but the problem will start now. अब आपको solve करना है. आप solve करो, फिर अपन मिलके क्वेश्चन solve करेंगे जहाँ प्रॉब्लम